गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों की ये क्लास 12 तारीख तक है ना, या इस वीक लास्ट? इसी वीक लास्ट है ना, अगले वीक से तो नहीं होंगी? नो मैम। तो देखो सैटरडे को तो वैसे ही लीव वो है, हॉलीडे है, रक्षाबंधन राखी है ना, तो ये क्लास हमारी वैसे ही हो गई मिस। तो हमारे पास आज का और कल का ही दिन है, ठीक है। मैं सोच रही थी कि ग्रेविटेशन का तो मैं एटलीस्ट थ्योरी तो करा दूं, और एक दिन हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन है भी इम्पोर्टेंट चैप्टर, सवाल आते भी हैं और इजी भी है। ठीक है मैम, ठीक है। जैसे वर्क एनर्जी पावर का थ्योरी थ्योरी एक दिन में किया था, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे आज भी हम लोग कंप्लीट कर पाए। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तुम पा रहे ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन तो 101% हर शिफ्ट में आता है, ठीक है, हर शिफ्ट में एक सवाल आता ही है। तो सबसे पहले अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसे हम न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। ये चैप्टर तुम्हारा सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कैसा फोर्स होता है, यहाँ पर दोनों मास पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। हाँ, मतलब ग्रेविटी कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। किसके बीच में लगता है, दो मास पार्टिकल्स के बीच में लगता है ना। यस मैम। ठीक है, ये दो मासेस हैं तुम्हारे, इन दोनों के बीच में लगने वाला, तो मास पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों मासेस का, m1 m2 के नाम से ले लो, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर g। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और यहाँ पर क्या फर्क है, वहां पर जो k आता था वो क्या था, मीडियम पर डिपेंड करता था। g क्या रहेगा, हर जगह किसी भी प्लेनेट पे कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, इसलिए जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके बाद फिर तुम्हें पता ही है, हम लोग ये देखेंगे कि किस किस चीजों पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिपेंड करेगा। तो बताओ किस किस चीजों पे कर सकता है। डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। हाँ, वो तो हो गया। देखो क्या ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, नो मैम। नो मैम। हाँ हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिस फोर्स डज नॉट
depend on the medium in which the mass lies. जहां मास रखे हैं वो किस मीडियम में है इस पर डिपेंड नहीं करेगा. क्या और किस चीज पर डिपेंड, क्या ये ऐसे डिपेंड करेगा कि मान लो मैं यहाँ पर और बॉडीज रख दूं, यहाँ पर M3 है, यहाँ पर M4 है, क्या अब तुम्हारा मान लो अब क्या ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या अब चेंज होगा? No, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो द ग्रेविटेशन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अजम्पशन रीजनिंग में आ जाता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का फोर्स जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज. ठीक है, जो अदर बॉडीज अगर रखी हुई हैं आसपास तो उन पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर सिर्फ हम इन दोनों M1 और M2 के बीच का फोर्स निकालने जा रहे हैं. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा कैसा फोर्स है? ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है ना, बहुत लॉन्ग अगर और बहुत हैवी मास पार्टिकल्स होते हैं तो जाके इसका इफेक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन जैसे हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं. मान लो एक क्वेश्चन, ये दोनों चार यहाँ पर मासेस रखे हुए हैं, इन सब का मास में M दे देती हूँ. ठीक है, मास M दे दिया, डिस्टेंस भी A है इन सब के बीच में, तो आप निकाल दो कि किसी एक पर कितना फोर्स लगेगा, एक पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. सपोज करो इस A पार्टिकल पे निकालोगे, निकाल सकते हो इस A वाले पार्टिकल पे फोर्स. देखो नाम दे देते हैं ABCD. भाई अब ये सारे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो देखो हम A पे निकालने जा रहे हैं तो A वाला MB को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स है. यहाँ पर भी ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स आ रही होगी और D वाला यहाँ पर फिर इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा. ऐसी फोर्सेस बनेगी कि नहीं? Yes, ma'am. तो तीन फोर्सेस आ गई, ये FB वाला, ये FC और ये FD. अब देखो जो FC और FD का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी यही आएगा ना, FCD का रिजल्टेंट. तो यानी जो तुम्हारा टोटल फोर्स होगा ऑन MA वो किसके बराबर होगा? फोर्स जो कि D की वजह से है प्लस रिजल्टेंट फोर्स किसका? CD का. है भाई, FD निकाल लोगे कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस M², मास हो गया, R कितना हो जाएगा बेटा इनका? √2A. मेरे हिसाब से तो यही होगा, √2A का होल स्क्वायर. करेक्ट, D यही बनेगा. CD कितना हो जाएगा? देखो आप लिखोगे FC और FB बराबर है और किसके बराबर होंगे? GM² अपॉन A² के. तो इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा भाई? √2 GM² अपॉन A². यही बनेगा ना रिजल्टेंट. FC और FB के बीच में एंगल निकालोगे तो 90 डिग्री है, तो FC² F²B प्लस 2 F1 F2 इनके मतलब FA FB के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? cos 90. तो ये तो हट ही गया, तो √2 आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे √2 टाइम्स ऑफ GMA² अपॉन A². तो ये तुम्हारा टोटल फोर्स आ जाएगा MA पे. ठीक है, तो जैसे तुमने वहां पर सीखा था ना ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, बस तुम्हारे लिए ये और भी इजी है क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है ही नहीं. ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स है ही नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स है. जितने भी मास पार्टिकल है सब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो. अब हम बात करते हैं किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की. अगला टॉपिक आता है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड है. क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड? स्पेस अराउंड द बॉडी, जहां पर कोई भी दूसरा मास क्या एक्सपीरियंस कर सके? अट्रैक्शन फील कर सके. हाँ, ये एक मास के अराउंड का ऐसा रीजन है, ऐसा स्पेस है जहां पर किसी दूसरे मास को लेके आओगे तो वो मास एक अट्रैक्शन का फोर्स फील कर सके. तो हम फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते थे? F/Q, F इक्वल्स टू QE होता था ना. Yes, ma'am. तो मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या, मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को भी देखो
हम किससे डिनोट करें फील्ड को, ग्रेविटेशनल फील्ड को? ई से F डिनोट, by M. जीएफ से कर देते ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी किसके बराबर हो जाएगा भाई? अपॉन, यहाँ पर चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? मास। तो Mass. देखो ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर नोटेशन भी लगा सकते हैं। अब फोर्स कितना निकाला था? फोर्स निकाला था जी। मान लो हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास एक मास रखा है बेटा m, ठीक है। अब मैं किसी टेस्ट चार्ज m नॉट को लेके आ रही हूँ कि m नॉट इस पर कितना फोर्स फील करता है जब हम इसके रीजन में लेके आएंगे, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा? आप लिखोगे मैम जी m इंटू एम नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं हम कैपिटल R है, अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो m कौन सा मास हो जाएगा? ये टेस्ट चार्ज है ना, जिस पर आप फोर्स एक्सर्ट देखना चाहते हो। तो m नॉट को यहाँ से हटा दो, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ गया? gm अपॉन आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आता था k क्यू बाय आर स्क्वायर, तो वहां पर k की Yes. जगह g है, चार्ज की जगह m है, आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर तुम्हारा जो ग्रेविटेशन है, यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज के लिए फील्ड और पोटेंशियल निकाले जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉडीज के लिए फील्ड और पोटेंशियल निकाले जाएंगे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है ये। हमारे पास ग्रेविटेशनल जो फील्ड है भाई वो दिया हुआ है -20 न्यूटन पर केजी, ठीक है, आई प्लस जे। कह रहे हैं फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाइंड करो कहां पर? एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। तो यहाँ पर देखो किस किस के बीच में रिलेशन है? पोटेंशियल और फील्ड। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल और फील्ड के बीच में एक रिलेशन आता था क्या? E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। dr. तो यहाँ पर भी सेम चीज है, फील्ड है पोटेंशियल है, रिलेशन तो यही रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी है। तो कैसे निकालोगे? हमें पोटेंशियल पूछा है, तो भाई आप कहोगे मैम पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास रिलेशन क्या आता है? dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अगर मैम पोटेंशियल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कर सकते हो? Yes, ma'am. आंसर बताओ। ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है? माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो माइनस है, तो ये +20 यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा आई प्लस जे कैप। डी आर को भी क्या लिखोगे? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, यही लिखेंगे ना बेटा? डी आर, आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो ई दी है वो एज इट इज रख दो, डी आर की वैल्यू रख दो। तो अब डीवी कितना हो जाएगा? आप लिखो लिमिट्स, आप कहोगे मैम वी जो हो गया 20, आई प्लस जे 1 बेटा, ये 1 + 1 हो जाएगा आई थिंक, सॉरी dx बनेगा ना डायरेक्ट, ये तो बनेगा dx प्लस dy। लिमिट्स कहां से कहां तक है भाई? 0, ओरिजिन पे निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 20, dx का इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में x बनेगा, प्लस dy का क्या बनेगा? 20y। Yes, ma'am. हाँ तो करो आगे। Ma'am, 0 है.
हम्म, आंसर तो 1 दिया हुआ है। अगर एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे जो कि 0 0 है, तो आंसर तो 0 आना चाहिए ना। 0 ही होगा, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 ही आएगा बेटा। पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि एक्स वाई की इन्होंने जो हमें वैल्यू दी है ओरिजिन पे 0 0 है ना, तो मेरे पास सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके ये आंसर आया। एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे तो पोटेंशियल कितना बनेगा? 0। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा जो आया है वो कितना आया है? 0। तो कहने का मतलब है जैसा वहां पर होता था एग्जैक्ट यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। v इक्वल्स टू 2x² प्लस 3y² प्लस zx। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड। करो भाई, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट एक्स वाई जेड। बहुत इजी है। ई किसके बराबर था? माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। अब देखो ये डी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे ई एक्स वाली कंपोनेंट की निकालनी है तो क्या लिखोगे? माइनस डीवी बाई डी एक्स। करेक्ट। अगर ई वाई कॉम्पोनेंट की निकालनी है तो ये आर कितना हो जाएगा? डीवी बाई डी वाई। ई जेड के लिए कितना हो जाएगा? माइनस डीवी बाई डी जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलके बना है? 3 कंपोनेंट से। करेक्ट। ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा कि नहीं? करेक्ट। तो ऐसे ही निकालो यहाँ पे। ई एक्स कितना लिखोगे भाई? ई एक्स कितना होगा बेटा बताओ? माइनस डी अपॉन डी एक्स 2x² प्लस 3y² प्लस zx। कितना बन जाएगा ये टर्म? 4x plus z। माइनस साइन रहेगा बाहर, तो 4x प्लस z। ठीक है, z है कि 2 है एक बार मैं देख सकती हूँ। z ही है। तो ये ex आ गया। ey कितना हो जाएगा? ey हो जाएगा हमारा 6y बस माइनस का। और ez कितना हो जाएगा अपना? x। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या लिखोगे Yes, तुम? ma'am. माइनस में बाहर ले लेती हूँ। 4x प्लस z आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस x के कैप। ठीक है, ये बनेगी तुम्हारी फील्ड। तो ये एक्स वाई जेड ये तुम्हारा पूरा वेक्टरली लिखोगे, तो ये एग्जैक्ट सही तरीका है लिखने का। ये मत कहना कि मैम नहीं आ रहा, ये तुम कर चुके हो ये चीजें। समझ में आ रही है बेटा राहुल? Yes, ma'am. वी में बस ये फॉर्मूला लगाना था। अब वी में देखो एक्स वाई जेड तीनों है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी 3 कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट तरीका यहाँ पे ये है लिखने का। तो आई होप अब तुम कर लोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि हम बॉडीज के लिए निकालते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे पहले निकालेंगे रिंग के लिए। क्या होता है रिंग के लिए? याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ, वही एग्जैक्ट इसका हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे। देखो मैं दोनों चीजें साथ साथ लिखवाऊंगी। रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो फील्ड कितनी आती थी रिंग की वजह से? के, यहाँ लिखते हैं के क्यू एक्स अपॉन एक्स Q(x) स्क्वायर upon प्लस आर x स्क्वायर square plus r डिवाइड। square की पावर 3/2। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा? जी एम एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा इसका पोटेंशियल कितना होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंशिएट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है तो पोटेंशियल क्या, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। यहां से यूज करके V निकालोगे तो V कितना आता है इसका, वो आएगा माइनस GM, ये x हट जाएगा क्योंकि dv बाई डी एक्स करोगे ना, तो माइनस GM अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 1/2। ठीक है, पावर देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है, ये रिंग के केस में है। सेकंड केस अपना कौन सा आता है बताओ, स्फेयर वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। क्या होगा, ये वो वाला स्फेयर है, यूनिफॉर्म है बेटा, जहां पर तुम्हारा चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था, पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ मास भी कहां पर होगा, पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पर है, इन वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम में मास है। तो इसका बेटा पोटेंशियल अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था किसी पॉइंट बाहर पे आउटसाइड कितना आता था, KQ by R square. KQ बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपना पोटेंशियल, मैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा बताओ, GM by R square. GM बाय स्मॉल आर। अगर मान लेते हैं जो स्फेयर तुमने लिया है उसका रेडियस कैपिटल R है और किसी पॉइंट बाहर P पे निकाल रहे हो जो कि सेंटर से स्मॉल r दूरी पे है, तो GM बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट बेटा, पोटेंशियल कितना हो जाता है, माइनस GM अपॉन माइनस GM बाई आर। वहां पर पोटेंशियल कितना होता था, KQ बाई आर। यहाँ पोटेंशियल क्या है, GM बाई आर, बट देखो साइन नेगेटिव है। मेरे को कोई बता सकता है कि ग्रेविटेशन में पोटेंशियल नेगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे, वाई दिस पोटेंशियल इज नेगेटिव यहाँ पे, कोई बच्चा। याद रखना ग्रेविटेशन में जो ये पोटेंशियल जितने भी बॉडीज के लिए निकालोगे ये नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां पर तुम्हारा हम लोग पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज रखते थे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जब उस टेस्ट चार्ज को नजदीक लेके आते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको धक्का लगा देती दूर करने के लिए, तो हमें वर्क करना पड़ता था अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल बढ़ता था। तो इसीलिए वहां पर पोटेंशियल इंक्रीज होता था, तो प्लस साइन। लेकिन यहाँ पर तुम खुद बताओ, इसकी फील्ड इस मास को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो यही अट्रैक्ट कर लेगी तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए इसका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। पढ़ा होगा ना कि जब भी हमारा फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाता है। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना। अब इनका ग्राफ भी बनाएंगे, पर अभी एक बार बताओ, अगर ये मुझे सरफेस पे निकालना है तो कितना हो जाता है, GM अपॉन कैपिटल आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस GM अपॉन कैपिटल, सॉरी ये स्क्वायर होगा, माइनस GM अपॉन आर। अब बात आई इनसाइड। देखो ये इनसाइड कौन सा वाला है भाई, ये सॉलिड स्फीयर वाला है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई सबको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो सबको याद होनी चाहिए। कितना होता है, KQX अपॉन, अरे कितनी होती है, KQX अपॉन 4, KQX अपॉन RQ भी तो होती है। Yes मैम. कैपिटल RQ। और दूसरा क्या होता है, सिग्मा X अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तुम R मानते आ रहे हो ना, ये X हटा दो, ये R है, स्मॉल r। ठीक है, ये स्मॉल r है।
और दूसरा फॉर्मूला होता था इसका, देखो, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, याद है, एक ये फॉर्मूला होता था, करेक्ट। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या बनेगा, GmR अपॉन कैपिटल आर क्यूब बन गया। अब इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला था थोड़ा सा डिफिकल्ट, है ना, पर मैंने बोला था बेटा फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो क्या बनेगा, -Gm/2 कैपिटल आर क्यूब 3 ठीक है। आर कौन सा पॉइंट है, आर इज इनसाइड द स्फीयर। तो देखो एट सेंटर पे कितना हो जाता है पोटेंशियल, एट सेंटर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड कितना लिख दोगे, -Gm 3/2 आता है ना, 3/2 KQ बाय टाइम्स ऑफ आर। तो आई थिंक यहाँ पर ये कैपिटल आर होगा। ये स्मॉल आर, ये आर क्यूब होगा, है ना। तो स्मॉल आर अगर 0 करते हैं तो ये हमारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -3/2 GM अपॉन आर। और ये GM अपॉन आर हमारा कहाँ होता है, कैपिटल आर, सॉरी, GM अपॉन कैपिटल आर हमारा कहाँ पर है, सरफेस पे। तो पोटेंशियल कितना आया, -3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए, देखो दिस फॉर्मूला। और ये भी कि सेंटर पे कितना हो जाता है, 3/2 टाइम्स। ठीक है, इसका ग्राफ बना लोगे। याद रखना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी, ग्रेविटेशन के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे पोटेंशियल का, तो कौन सी एक्सिस में बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव है। हाँ, कैसे बनाओगे बताओ, मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव आएगी, फील्ड भी नेगेटिव लिख दो कि अट्रैक्टिव है ना, सब अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशन फील्ड पोटेंशियल सब अट्रैक्टिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा सारा। अब मैं तुमसे कहती हूँ ग्राफ बनाओ ई और आर का, कैसे बनाओगे, ई वर्सेस आर और वी वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस आर, स्मॉल आर। देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सेट 0 से लेके तुम्हारे कैपिटल आर तक क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर आर तक ऐसे ग्राफ आएगा और फिर उसके बाद क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्राफ यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। यही ग्राफ तुम ऐसे बनाते थे, ई आर ग्राफ, कि मैम इसके सरफेस तक बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई और इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपकी बार क्यों नीचे बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आई है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आई है तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के यहाँ पर बनेगा, वाई एक्सिस शुड बी नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही पी वर्सेस आर ग्राफ बनाओगे, समझ में आया, नीचे सेम ग्राफ नीचे बनाना है, जो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर बनाया था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड।
तो यहाँ पर ग्राफ जो है सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे। अब देखो यहाँ पर बनाओगे, ये आर है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव यानी तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे बताओ पोटेंशियल का ग्राफ? सेंटर पे, ये तुम्हारा सेंटर है, मान लेते हैं दिस इज सेंटर, यहाँ पर तुम्हारा सरफेस हो जाएगा उस सर्कल का कैपिटल आर। तो मुझे बताओ सेंटर पे पोटेंशियल 0 है क्या? यहाँ पे नो मैम। नहीं है ना 0। सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है? सेंटर पे, ये सबसे ज्यादा 3/2 टाइम। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट से उठाओ और फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आर के बाद तो वो एकदम ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत आते हैं, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना। इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है पोटेंशियल एनर्जी में। ये दोनों ग्राफ हो गए। इसके बाद आता है तुम्हारा शेल। शेल के लिए निकालते हैं, करेक्ट। तो शेल के लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम आप कहोगे मैम अगर हमारा जो शेल है इसकी रेडियस कैपिटल आर है और आप पी पॉइंट पे निकाल रहे हो जो कि यहाँ से आर दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, याद रहे नेगेटिव साइन। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, यही होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे कितना हो जाएगा? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, है ना, स्क्वायर। पोटेंशियल एट सरफेस माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, करेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, बेटा बताओ कितना होगा? इनसाइड कितना आता है? शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? 0। 0, वेरी गुड। तो यहाँ भी कितनी आएगी? 0, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता था ना। सारा चार्ज कहाँ होता था? शेल और होलोस्फेयर में। सारा चार्ज कहाँ होता था? सरफेस पे, करेक्ट। तो यहाँ पर भी सारा मास कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड 0, बट पोटेंशियल क्या रहता था बेटा? जो सरफेस पे है वही इनसाइड रहेगा, राइट। तो ये इनसाइड वाला भी, बोलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे? कर लोगे ना? अरे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पढ़ रहे हो, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं ये। इसका ग्राफ बना लेंगे? चलो बनाओ। सबसे पहले बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो भाई इसका ग्राफ भी सब ये सब नेगेटिव है, तो कहाँ बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये तुम्हारा सेंटर, यहाँ पर तुम्हारा सरफेस और ये तुम्हारा आर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? देखो यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 है। तो यहाँ से लेके आर तक तो 0 ही रहेगी। फिर आर पर, कैपिटल आर पर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाएगी डाउनवर्ड में, हो गई। फिर उसके बाद फिर से घटना क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा? घटना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। ई वर्सेस आर, पोटेंशियल वर्सेस आर कैसे बनाओगे बताओ? आर ये तुम्हारा पोटेंशियल, ये सेंटर, ये तुम्हारा सरफेस। किसका सरफेस पता है ना? उस स्फेयर का। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? माइनस जी एम बाई आर, और उतना ही कहाँ है? वो कब तक चलेगा? तुम्हारे सरफेस तक। उसके बाद फिर से घटना शुरू। ये वी आर का ग्राफ बन जाएगा। बेटा बस क्वाड्रेंट चेंज किया है, बाकी ये सब तुमने ऊपर बनाए हुए हैं। वो बस तुम्हें जो ग्राफ ऊपर बनाना है उस ग्राफ को पलट के नीचे बना देना। बताओ आगे चल। यस मैम। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइंड है?
ग्रेविटेशन सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइंड है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, तो अब यहाँ पर आया ग्रेविटेशनल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थ्योरी सारी पढ़ा दूंगी, टेंशन ना लो, कुछ भी थ्योरी ऐसा नहीं होगा जो तुम स्किप कर दो। ये है क्योंकि तुम्हें डेरिवेशन नहीं करने ना इन सब के, डेरिवेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो याद रखना बिल्कुल डेरिवेशन नहीं करने, बिल्कुल डेरिवेशन का कोई काम ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से याद रख लेना, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो तुमने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं? F इक्वल्स टू माइनस du by dr, u इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो F अभी तुमने कितना निकाला है? G m1 मान लो m2, मैं अर्थ के लिए निकाल लेती हूँ, m को कैपिटल अर्थ के लिए निकाल लेते हैं, ये कोई अर्थ पे रहने वाला स्मॉल मास है, उनके बीच में दूरी जो है स्मॉल r स्क्वायर है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? तुम यहाँ पे इसको dr यहाँ ले आओगे, माइनस dr, ये तुम्हारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना आ जाएगा बेटा ये तुम्हारा बताओ? माइनस g स्मॉल m बाय कितना आएगा? r। तो ये किसका फॉर्मूला है तुम्हारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे वहां कितना होता था भाई, मैं तुमसे कहूँ बेटा ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये दोनों r दूरी पे हैं, इन दोनों के बीच में बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो तुम क्या करते मैम? K Q1 Q2 इनके बीच की दूरी r, ऐसे ही करते। अगर मैं तुमसे कहती कि यहाँ Q1 है, ये Q2 है, यहाँ एक और चार्ज है Q3, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, सब मान लो r दूरी पे, तो क्या करते? Q1 Q2 अपॉन r अलग अलग प्लस Q2 Q3 अपॉन r प्लस K Q1 Q3 अपॉन r। तो ऐसे ही यहाँ पर मास के फॉर्म में है, तो दो मास आएंगे, m तुम्हारा अर्थ का हो सकता है, स्मॉल मतलब कोई भी अर्थ हो सकता है, सैटेलाइट हो सकती है, सन का हो सकता है, किसी भी दो पॉइंट मासेस के लिए पूछ सकता है, एक ये स्मॉल m, r उनके बीच की दूरी। याद रहे पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर नेगेटिव रहेगी, मैंने बोला था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव रहेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अर्थ पे जिसका रेडियस r है, यहाँ अरेंज करो, पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ रही है, ठीक है। सपोज करो भाई आपके पास ये अर्थ है, इस अर्थ पे यहाँ पर एक छोटा मास m बैठा हुआ है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, इसको तुम्हें h हाइट दूरी पे लेके जाना है। h हाइट अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की सरफेस होती है, ये अर्थ का सरफेस है, सारी कैलकुलेशन यहाँ से होती है। तो ये सरफेस तुम्हारे सेंटर से कितनी दूरी पर है? अर्थ की रेडियस r e दूरी पे, और अब तुम इसे क्या कर रहे हो? सरफेस से कहाँ लेके जा रहे हो? h दूरी पर। तो तुमसे पूछेंगे कि कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस में, तो तुम क्या कहोगे? मैम हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो कि नहीं? हाँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या? नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखते हैं? सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, करेक्ट। तो अभी क्या करने का? हमें वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल, कि अगर अर्थ की सरफेस पे कोई पार्टिकल रखा है जिसका मास m है और तुम इसे h हाइट ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो तुमने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लो। कैसे? अच्छा एक चीज और, हमने f पढ़ा था g m, ये अर्थ का मान लो, ये स्मॉल जो पार्टिकल है वो ये जो अर्थ पे रखा हुआ है ये मान लो, अपॉन r स्क्वायर। देखो अर्थ इस पर इतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी ना, इस स्मॉल m पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये स्मॉल m अभी यहाँ रखा है इस पर अर्थ यही फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, जी एम ई एम अपॉन r स्क्वायर। अब बेटा ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो है जी इंटू एम। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये तुमने अभी क्या बताया था मैम? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी मास के अराउंड का वो सरफेस है जहां पर कोई भी फील्ड क्या फील करती है, फोर्स फील करती है। तो ये जो जीएमई अपॉन आर स्क्वायर है, जिसको आप जी जी बोलते आ रहे हो बेटा, यही क्या है, यही क्या है, ग्रेविटी, जो आप जी बोलते हो ना, स्मॉल जी, यही स्मॉल जी क्या है, जीएम ड्यू टू अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यही तो ग्रेविटी है। और इसी ग्रेविटी को मैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दूं अर्थ का, क्या कुछ गलत? ये वही है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, बताओ। यही तो फील्ड एक्सर्ट करेगी ना ग्रेविटेशनल अर्थ तुम्हारी किसी भी एम पार्टिकल पे। वो जो एम साइड में लगा हुआ है, दिस एम, इसको तुम चेंज करते रहो किसी भी पार्टिकल के लिए, कि तुम्हारा प्लेन हो गया, सैटेलाइट हो गया, कोई भी पार्टिकल हो गया, ये एम चेंज हो जाएगा। पर अर्थ का फोर्स तो, ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो यही रहेगी, जीएमई अपॉन आर स्क्वायर। एम मतलब मास ऑफ अर्थ, आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस। और यही तुम्हारी ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आप देखो, तुम्हें लिखना है यहाँ पर u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास जी एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ। तो फाइनली तुम लिखोगे मैम जी एम जो है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम जो ये पार्टिकल है इसका मास, फाइनली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारी, आर प्लस एच। सर याद रखना, जो डिस्टेंस है वो कहां से लेते हो, सेंटर से। जो ये सेंटर है ना, यहां से डिस्टेंस ली जाती है। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, ये तो पूरा तुम्हारा रेडियस और ऊपर एच, तो ये हो गया। इनिशियली कितना था, माइनस जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम, कितना डिस्टेंस था इनिशियली, ओनली आर। तो बस अब यहाँ पर तुम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लोगे इधर उधर। इसमें हम कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि हाइट से के कंपैरिजन में जो अर्थ की रेडियस है ना वो बहुत बड़ी है। भाई अर्थ की रेडियस कितनी है तुम्हें पता है? अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। ये तो बहुत बड़ी रेडियस। तो ये हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि आप जिस एच हाइट पे लेके जाते हो, भाई एच हाइट मतलब तुम्हारे एरोप्लेन जो उड़ते हैं कितनी हाइट ऊपर उड़ते हैं बताओ? एरोप्लेन अगर उड़ता है कितनी हाइट के ऊपर उड़ते हैं? एनी गेस? 500 मीटर, 600 मीटर, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10,000 मीटर उड़ता है। तो 10,000 मीटर कितना हो जाएगा भाई, 10 किलोमीटर ओनली। तो ये 10 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल नहीं है क्या? हाँ, तो नेग्लिजिबल हो गया ना। जो तुम्हारे देखो एरोप्लेन उड़ते हैं वो 9-10 हजार फीट के, सॉरी 9-10 हजार किलोमीटर की हाइट के ऊपर उड़ते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। तो अर्थ की रेडियस तुम खुद सोचो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो जब हम इस कंपैरिजन करके निकालोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकल के आता है हमारे पास, एम जी एच। ये स्मॉल एम याद रखना, कौन सा एम है, मास ऑफ पार्टिकल, स्मॉल एम को एम से दिखा रही हूँ। ग्रेविटी की अगर वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे, ग्रेविटी तो मैम हमारी जी एम ई अपॉन अर्थ का रेडियस इंटू एच। तो ये काम करना पड़ेगा जब तुम किसी भी पार्टिकल को, कहा ये तुम्हें याद रखना है, ये तो तुम्हें ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो जी की वैल्यू अर्थ की वजह से जी एम बाय आर स्क्वायर, किसी भी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जाओगे तो कितना काम करोगे, जी एम बाय एम जी एच। जी की वैल्यू याद है तो जी की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी आती है। तो सेल्फ एनर्जी भी मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है दोनों बॉडीज के लिए, सेल्फ एनर्जी सिखाई है मैंने, याद भी कर लोगे, याद कर लेते हैं। राहुल बताएगा, राहुल सेल्फ एनर्जी कितनी होती है शेल और होलो शेल और सॉलिड शेल के लिए, सॉरी स्फीयर, सेल्फ एनर्जी और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सिखाया था, 3k² अपॉन 5r।
किसके लिए है ये? सॉलिड, यूनिफॉर्मली सॉलिड वाले के लिए। Yes, ma'am. कितना? 3/5 KQ/, तो यहाँ पर हो जाएगा GM/R²। ये माइनस साइन आगे, R² होता है, R होता है सिर्फ, मैम R ही GM, होता है। पर ये M² होता है। ये होता है ना -3/5 KQ²/R, है ना? तो एज इट इज Yes, यहाँ हो जाएगा, यहाँ साइन जो होगा वो माइनस का होगा। एक और होती है जो KQ²/2R होती है होलो के लिए, Yes, ma'am. -KQ²/2R। तो ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के लिए भी याद रखिए। ये ग्रेविटेशनल है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, वैल्यू सारी सेम है, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है टॉपिक क्या? वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब स्मॉल g, कहां पर? ड्यू टू, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन देखेंगे। एक बार बताओ, अगर मैं जो ये स्मॉल g की वैल्यू जो हम 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड बोलते हैं, ये कहाँ के लिए होती है? ये होती है बेटा अर्थ की सरफेस पे। हाँ, अर्थ की सरफेस पे जिसका रेडियस r है। तो यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो तुम 10 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल ले सकते हो। मान लो हम अब किसी पार्टिकल को h हाइट ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो वहां पर g की वैल्यू कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगी? आप कहोगे हाइट पे अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हो क्या? GM/, ये कितना हो जाएगा? R+H का होल स्क्वायर। हाँ, R+H का होल स्क्वायर। भाई H ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ग्रेविटी अभी तुमने पढ़ाई है, क्या हो जाएगा? GM/, ये R² होता है, तो R यहाँ पे चेंज हो गया, R+H का स्क्वायर। मास ये याद रखना, ये अर्थ का है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, R को बाहर ले लू, तो 1+H/R ये बच जाएगा, इसका स्क्वायर, R² बाहर ले लो, ठीक है, यही बचेगा। अब देखो GM/R² क्या है? सरफेस पर ग्रेविटी, Yes, ma'am. सरफेस पे, तो इसको सिर्फ G लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा 1+H/R की पावर -2। तो ग्रेविटी किसी हाइट पर देखो कितनी हो जाएगी? G इंटू, अब ये याद रखना, अब मैं जो ये लगाने जा रही हूँ ना बायनोमियल एक्सप्रेशन, ये तभी लगेगा, देखो -2 में आगे ले लेती हूँ, तो 1 - 2H/R। ये कैसा फॉर्मूला है? अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। क्यों है अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला? ये तभी वैलिड है, अप्रोक्सीमेशन वैलिड। एग्जैक्ट फॉर्मूला देखो ये है जो मैं भी है, ये दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला। जो ये आगे सॉल्व किया है ना, इसको 1+H/R को जो ये आगे सॉल्व किया है, ये कब आएगा? वही जब तुम्हारी अर्थ की रेडियस क्या है? बहुत 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 बड़ी है। तो जब ऐसे दिया हो 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इतने मीटर्स, तो तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि H हाइट पे ये वाला हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। दिस इज योर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, और ये इस वाले के लिए वैलिड है। बोलो, तो किसी H हाइट पर तुम्हारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 - 2H/R। और जब बेटा किसी डेप्थ पे जाते हो, मान लो अब तुम कहाँ से, इस सरफेस से अंदर जाना शुरू करते हो, कहीं सेंटर की तरफ जा रहे हो, तो ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ में कितनी हो जाती है? G इंटू 1 - H/, है ना। G कौन सी वैल्यू है? सरफेस वाली। H क्या है यहाँ पर? डेप्थ। डेप्थ को चलो D से दिखा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये D वाला है। तो ये बताओ ये कैसा फॉर्मूला है? अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला या एक्यूरेट? अप्रोक्सीमेशन। नहीं, ये एक्यूरेट वाला फॉर्मूला है, ये भी पूछ सकते हैं। ये एग्जैक्ट आता है, इसमें कोई भी अजम्पशंस नहीं मानते, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो चाहे डेप्थ छोटी दी हो, चाहे डेप्थ कितनी बड़ी दी हो, तुम यहाँ पर डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन दिक्कत आती है हाइट वाले में। हाइट वाले में क्या करते हैं, अगर तुम्हें हाइट दे दूं मैं, मान लो 4000 किलोमीटर की हाइट दे दूं,
तो क्या तुम ये वाला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगा सकते हो 4000 किलोमीटर में? 4000 किलोमीटर में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर ये कंपेरेबल हो जाएगी हाइट, है ना। तो फिर वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वहां पर फिर तुम ये जो यहाँ पर ये फॉर्मूला है ना, ये यहीं से शुरुआत करोगे, इसी वाले फॉर्मूले से। क्लियर है चीजें? Yes, ma'am. तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला एक्यूरेट है क्या, ये अप्रोक्सीमेट है क्या, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है एस्केप स्पीड, और कौन सी स्पीड? ऑर्बिटल। सैटेलाइट, है ना, केप स्पीड। फिर आते हैं कैपलर्स लॉ, Yes, ma'am. फिर ऑर्बिटल स्पीड भी आती है, राइट। कैपलर्स लॉ नहीं पढ़ते हैं आज, कैपलर्स लॉ रहने देते हैं। अभी मैं एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करा दूंगी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपलर्स लॉ कल पढ़ लेंगे। पीवाईक्यू शेयर करूंगी 2025 के, एक बार ट्राई करना, ठीक है बेटा। आई थिंक कर सकते हो ना ट्राई, तो दे सकते हो ना एक ट्राई। Yes, ma'am. ये एक तरीके का शॉर्ट नोट ही हो गया तुम्हारा। हाँ, मैं स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। ये एक तरीके का शॉर्ट नोट ही है, ये समझ लेना। ठीक है, अब बात आई एस्केप वेलोसिटी की। ध्यान, एस्केप वेलोसिटी से क्या समझते हो आप? बताओ। एस्केप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं और इजी भी बहुत है। एस्केप वेलोसिटी बताओ, कोई बताएगा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है बेटा, जब आपको अपनी अर्थ से किसी पार्टिकल को क्या करना है? Escape अर्थ कराना. के एटमॉस्फेयर से ही Escape बाहर कराना. निकालना है। हाँ, कि वो जैसे मान लो तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो, ग्रेविटी उसको बाहर अंदर खींच लेती है, तो मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही बाहर निकाल दो उसको, तो वो होती है एस्केप वेलोसिटी। कैसे? मान लो अभी तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा अर्थ के सरफेस पे, जिसका रेडियस आर है। अब हम चाहते हैं ये कहीं बहुत दूर चला जाए, मुझे भी नहीं पता कहाँ चला जाए। हम मान लेते हैं फाइनली कहाँ चला गया भाई? इन्फिनिटी पे चला गया। अब ये कहीं पर जाके तो बेटा रुकेगा पार्टिकल, बोलो। कब? जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वहां पार्टिकल एटमॉस्फेयर बाहर चला जाएगा ना हमारे एटमॉस्फेयर से। तो हम मान लेते हैं फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस पार्टिकल की? 0। और कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। तो इसको कितनी वेलोसिटी दें इनिशियली? तो मैं इसको मान लू क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं? यू दे रहे हैं। अब कंजर्व कर दो एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहती है, याद रखना। तो मैंने क्या सिखाया है बेटा? यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का फाइनल प्लस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ये बताओ कितनी है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी? जी, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम कितना दूरी पर है? आर दूरी पे, माइनस साइन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई? कितना वेलोसिटी दे रहे हो पार्टिकल को? हाफ एम स्क्वायर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाफ छोटा मास, देखो मास तुम वेलोसिटी छोटे एम को दे रहे हो, तो यहाँ पर स्मॉल एम। ये पोटेंशियल एनर्जी एक तो अर्थ की वजह से, और एक ये छोटा एम, साइन माइनस का ही रखना है, याद रखना। स्मॉल एम यू स्क्वायर। फाइनली बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? मैंने क्या बोला है? पार्टिकल एटलीस्ट कहीं पर जाके तो 0 वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? यस मैम। कहीं पे मान लो तुमने पार्टिकल को फेंक दिया, यहाँ से वेलोसिटी दी, और वो इतनी दूर जा रहा है कि एटमॉस्फेयर अर्थ का पार कर गया, तो किसी पॉइंट पे जाके उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने इतनी वेलोसिटी दे दी, पार्टिकल की खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हमने मान ली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी फिर कितना हो जाएगा? 0। अब काइनेटिक एनर्जी, अब लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे? माइनस जी मास ऑफ अर्थ अपॉन एम
अब बेटा ये r क्या हो गया बताओ, टेंड्स टू इंफिनिटी, और जब 1/इंफिनिटी होता है तो ये भी कितनी हो जाती है, 0। 0. 1/टेंड्स टू इंफिनिटी 0। तो जब भी पार्टिकल इतना दूर भेजो तो याद रखना उस केस में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और काइनेटिक भी 0। तो यहाँ ये दोनों 0 हो गई। तो देखो कितना आया, GMEM अपॉन R प्लस हाफ MU स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ याद रखना एस्केप वेलोसिटी निकालना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, भूल भी जाओ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑर्बिटल स्पीड में भी नहीं, इसमें नहीं लगाए, हाफ M Yes, U ma'am. स्क्वायर माइनस साइन लगेगा, माइनस से माइनस कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो U I स्क्वायर don't know, किस, ma'am. हाँ 2GME अपॉन कैपिटल R, और ये क्या कर दोगे अंडर रूट करके 2GM अपॉन R, करेक्ट। ये मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या आ गई तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी आ गई। एक सेकंड में ये तुम्हें डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है 2G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ। अब तुमसे पूछ सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी बताओ मून पर कितनी होगी, तो बेटा मून पर ये मून पर क्या चीज चेंज होगी, मास चेंज हो जाएगा मून का, है ना। कैपिटल G तो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे मून हो, अर्थ हो, सन हो, कुछ भी हो, मास चेंज कर देना। क्लियर हुआ ये Yes, ma'am. क्वेश्चन। अब अगला सवाल आता है कि तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड किस किस चीज पर डिपेंड करती है, यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं, बताओ। सबसे पहला डिपेंड, डिपेंड किस किस पे करेगी, Angle. देखिए डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस, फॉर्मूले में जो आया था ऑफ प्लेनेट, है ना, किस प्लेनेट के मास और रेडियस की बात, और किस पे करेगा बताओ, Angle of पोजीशन, projection. पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, तो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो। डज नॉट, किस किस पर डिपेंड नहीं करेगी बताओ, जिस बॉडी को फेंक रहे हो, जैसे ये स्मॉल m को फेंका है ना यहाँ से, ये जो स्मॉल m को फेंक रहे हो, तो जिस पार्टिकल को फेंक रहे हो ना उसके मास पर नहीं डिपेंड, सबसे खास बात, किस प्लेनेट से फेंक रहे हो उस पर डिपेंड करेगी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम हल्का पार्टिकल लेके फेंकोगे तो तुम्हें कम एनर्जी, कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, नहीं। तो यानी जिस मास को फेंक रहे हो उसके मास के इंडिपेंडेंट है, मास डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड, जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसको फेंक रहे हो उस पर नहीं डिपेंड करेगी, और किस पर नहीं करेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या एंगल लिया है प्रोजेक्शन का उस पर भी नहीं डिपेंड, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए, तो एंगल उंगल का तो कोई आते नहीं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही बाहर चली जाए और कभी लौट के वापस धरती पर ना आए, ये है अपनी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है बेटा। इसके बाद एक एक टॉपिक अब तुम्हारा बच गया, सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी, बस Cap. 1 घंटे मतलब आधे घंटा 1 घंटे का टॉपिक और बचा है, पर वहां से क्वेश्चंस आते भी सबसे ज्यादा ही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो डिलीट हो गया वैसे, क्या है एक बार चेक करना।
ठीक है, तो मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगी, बाकी का जो बच गया है उसे हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। Yeah. हाँ, उफ, क्या हो गया इसे। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट अगली क्लास, उसमें मिलते हैं। बाय बाय। पीवाईक्यू शेयर करूंगी 2025 की, सॉल्व करके देख। Yes, ma'am.